मैं मौजूद हूँ राइजिंग राजस्थान में। आज दूसरा दिन है। राइजिंग राजस्थान के पहले दिन आपने सुना था कि प्रधानमंत्री आए थे और प्रधानमंत्री ने अपनी सारी बातों के साथ एक बात जो प्रधानमंत्री के मन के काफ़ी नज़दीक है और वो है महिला सशक्तिकरण, उसकी बात कही। और प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात कह के जाएँ और उसके बाद में हम आपकी मुलाकात एक जीती जागती महिला सशक्तिकरण की क्या कहते हैं मिसाल से ना कराएं तो ये बेकार रह जाएगा। आज राइजिंग राजस्थान में मेरे साथ मौजूद हैं रूमा देवी। ये राजस्थान जो महिलाओं के जौहर की घटनाएं, बच्चियों को मार देने की घटनाएं, उन घटनाओं के बीच में निकल के आई ये एक महिला जो मारवाड़ से आती हैं और आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया इनके पीछे पीछे भागती है। रूमा जी, स्वागत है आपका। ये लंबा सफ़र तय किया है आपने और असंभव सफ़र तय किया है, कैसे देखती हैं और कैसी रही है यात्रा? देखिए, मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से आती हूँ और बाड़मेर में मेरा गांव है रावतसर और वहाँ पे 88 में मेरा जन्म हुआ। और जब मैं 4 साल की थी तो मेरी माताजी का देहांत हो गया था और 8वीं में मेरी स्कूल छूट गई, आगे मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। और जब भी घर एक मेरा छोटा सा सवाल, क्या आपके पिता चाहते थे कि आप पढ़ो आगे या वही ट्रेडिशन चल रहा था उस टाइम भी? घर के काम की जिम्मेदारियाँ और इसी बीच में जब टाइम मिलता तो मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखती थी। 8वीं क्लास में या छोटे हाँ, से? छोटे से। तो उसके बाद में जब मैं 16 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि मेरी तो 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में, तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में था नहीं। उस समय शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी और अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, उसको हम नहीं दिला पाए, उसको नहीं बचा पाए। तब लगा कि ज़िंदगी में जी के क्या करना है। पहले माँ को खो दिया, फिर बच्चे को, मतलब ऐसे नेगेटिव विचार आ रहे थे कि ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। फिर लगा कि ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा मैं कुछ काम करूँ जिससे मेरा घर भी चले और मेरा मन भी लगे। तो यही सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था मार्केटिंग का या रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा। तो उस समय मैंने छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए कि महिलाएं जो मायके जाएगी तो सुंदर बैग ज़रूर लेके जाएगी। तो वहीं से मैंने शुरुआत की। लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी का काम था वो तो सुई धागे से हो गया, लेकिन स्टिचिंग थी वो मशीन से करनी थी। मशीन मेरे पास थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। फिर एक बार हिम्मत हारने लगी। मशीन कितने की आती थी उस टाइम? उस समय 3000 की मशीन आती थी। 3000 रुपए की मशीन आती थी। और वो 3000 रुपए पहुंच से कितनी दूर से? वो बहुत दूर थे। फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 1000 रुपये। बिल्कुल। अरे वाह। और वहाँ से हमारे काम की शुरुआत हुई। और उसके बाद में मुझे लगा, क्योंकि जब हमें काम करते हुए देखती तो महिलाएं आके भी बोलती कि हमें भी काम दो। तब लगा कि ये परेशानी मेरी अकेली की नहीं है, हर महिला की। मुझे मेरी बहनों के लिए काम करना है, मेरे लिए नहीं। तो यही सोच के फिर हमने अलग अलग जगह पे एग्जीबिशन करने शुरू किए। जब बाद में हमने होम फिनिशिंग के आइटम बनाने शुरू किए, जैसे बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन्स। फिर लगा कि क्यों ना हम पहनने के लिए कपड़े बनाए, वो ज़्यादा खरीदेंगे लोग, ज़्यादा बहनों को काम मिलेगा। तो यही सोच के हमने साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। और उसके बाद में हमें लगा कि हम नेशनल लेवल पे तो कर ही रहे हैं, क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन करें। तो फिर हमने फर्स्ट एग्जीबिशन है वो जर्मनी में किया। तो ये सारी चीज़ें इतना आसान नहीं थी क्योंकि बोलने में तो इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये मेरे 16 सालों का सफ़र है। और इसी बीच में हमने फिर कई फैशन शोज़ भी किए, डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड्स भी जीता। क्योंकि जब मैंने काम की शुरुआत की तो मुझे कोई बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सबसे छोटा माने जाने वाला सुई धागे का काम, इससे कोई अवार्ड भी मिलेगा। सबसे पहले कलेक्टर साहब ने जब हमें सम्मानित किया तो लगा कि हमारे पास में एक और जिम्मेदारी आई है, हमें और अच्छा काम करना चाहिए। और उसके बाद में जब हमें राज्यपाल जी के हाथों से अवार्ड मिला और जब राष्ट्रपति जी ने हमें नारी शक्ति पुरस्कार दिया तो उस समय तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि हम दिल्ली जाते, दूर से राष्ट्रपति भवन देखते, लेकिन राष्ट्रपति भवन में जाके राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मान प्राप्त करेंगे और नेक्स्ट डे एट होम प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री जी के साथ में लंच करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने हर एक अवार्ड को अवार्ड नहीं समझा, नई जिम्मेदारी समझी और आगे के लिए अच्छा करने के हमेशा सोचा। और ये अवार्ड सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, जो मेरे साथ में 50,000 बहनें हैं उन सभी की मेहनत का है। आज
कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके साथ? अभी 50,000 से ज़्यादा मैंने जुड़ी हुई है। रोज़ के नए कॉल्स आते रहते हैं। सभी को काम की ज़रूरत है और उनको आशा भी है कि हम रूमा जी के पास जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ काम मिलेगा। हम उनको बोलते भी हैं, लेकिन हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी महिलाओं के लिए अगर काम करना चाहे तो हमारे साथ में आए, हम साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे और महिलाओं को काम देंगे, क्योंकि मेरा सपना है हर हाथ में काम हो। अच्छा, आपने कहा था कि बोलना बड़ा आसान है, पर वो जो सफ़र था ना, वो बहुत मुश्किल था। होता ये है कि शुरुआत लोग कर देते हैं, पर एक छोटी सी मुश्किल आती है और फिर पीछे हट जाते हैं। आपके जीवन का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, जिसने आपको मजबूर कर दिया हो कि बस अब बंद कर देती हूँ? कि ऐसे कई किस्से थे। जब मैंने फैशन शो करने का सोचा तो मुझे फैशन शो करने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं एक गांव की आर्टिजन थी और वहाँ पे जो फैशन शो करते वो बड़े डिजाइनर्स लोग, अवॉर्डी लोग, उनको मौका मिलता। लेकिन ये फैशन शो करने का मौका मुझे जयपुर में ही राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, यहीं पर मिला। और प्रॉब्लम ये थी कि मैं कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करूँगी, क्या कलर थीम लूँगी। तो मैंने एक बड़े ONG से मैं हेल्प मांगी कि इसमें आप हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने बोला, रोमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ पे फील्ड में काम कर रहे हैं आपके लिए वही बेटर है। तो उस समय लगा कि मदद करने वाला कोई नहीं है। बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया। फिर मैंने कहा नहीं, ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी, मुझे जैसा समझ में आएगा मैं वैसा करूँगी। मैंने मेरे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन तैयार किए और हमारे जब प्रोडक्ट रैंप पे आए तो सारी ऑडियंस और डिज़ाइनर्स थे वहाँ पे, वो सब खड़े होकर तालियां बजाई। और नेक्स्ट शो के लिए डिज़ाइनर सब बाड़मेर पहुँचे, वहाँ से उन्होंने अपना कलेक्शन बनाया और उसके बाद में डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता। तब मुझे लगा कि जब हमारे सामने कोई समस्याएं आती है तो उसको पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आती है हमें नया सीखने को नहीं मिलता है। उसके बाद में मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी समस्या समझा ही नहीं। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे इस टाइम पे महिला एंटरप्रेन्योर, सोशल वर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर जो मुझे आपके अंदर नज़र आया, अपने आप में फैशन डिज़ाइनर। और इनका मानना ये है कि समस्या आती रहेंगी, लेकिन जो हिम्मत के साथ चलेगा, लड़ेगा, वो जीतेगा और आगे बढ़ेगा। तो मैं भी केवल इतना सा ही कहूँगा कि आपके जीवन में भी अगर समस्याएं हैं तो प्रयास करते रहिए। वो ईमानदार प्रयास आपको एक दिन तरक्की की तरफ ज़रूर ले जाएगा। बस प्रयास ईमानदारी से करिएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।